सोनू एक कबाड़ी था। वो घरों के कबाड़ इकट्ठा करके फरोख्त किया करता था। उसे मजबूरन ये काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, मालूम नहीं मेरी जिंदगी में अच्छे कपड़े कब नसीब होंगे। लगता है जिंदगी कबाड़ों के बीच ही गुजर जाएगी। एक रोज उसे रेहड़ी पर आम फरोख्त करता हुआ नजर आया, जिन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो रेहड़ी वाले के पास जाता है। भाईजान, एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे पास आम भी नहीं है, चल दफा हो जा। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहाँ से भगा देता है। सोनू ललचाई नजरों से आमों को देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वो एक पार्क में पहुँचता है। वहाँ पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख मेरे अब्बा कितने अच्छे आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा। बहुत महंगा है, मेरे अब्बा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बेहद शौक है ना, इसलिए आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ सोनू पहुँच जाता है और उन्हें आम खाता देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाता देख कैसे ललचा रहा है। क्या आंखें फाड़ कर देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? आम खाना है क्या? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी जानिब आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वो आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहाँ से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की बोरी लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु बाबा नजर आते हैं, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वो उन्हें देखकर उनके पास दौड़कर जाता है। बाबा, क्या हुआ? आप बेहोश कैसे हो गए? मुझे इन्हें पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास के दरिया से पानी लेकर आता है और साधु बाबा के मुंह पर छिड़कता है। साधु बाबा को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु बाबा, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास के दरिया से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। बाबा जी, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारा वाकया बताता है और अपने आम खाने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको तसल्ली देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं। इसमें से आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम पलटोगे उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल दे देते हैं। कमंडल पाकर सोनू बेहद खुश होता है और जी भर के आम रस पीता है। अपने साथ साथ वो और गरीब लड़कों को भी आम रस पिलाता है। आम रस पीना जिनकी कुव्वत में नहीं था। एक बार जब सोनू कमंडल में से आम रस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था। ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही, लेकिन वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहाँ से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो बाकी के बच्चों में भी बांट रहा है।
इसका तो इल्म करना ही होगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आम रस का असरार मालूम हो जाता है। अच्छा, तो उसके आम रस का ये असरार है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की नजर हटते ही वो कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों में बहस होती है कि कौन उस कमंडल में से आमरस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं कमंडल क्यों दूं? मेरे हाथ में है कमंडल, तो आमरस मैं ही निकाल कर देता हूँ। नहीं नहीं, कमंडल से आमरस तो मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे हासिल करके दिखा। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने कमंडल चुराने में मेहनत ज्यादा की है, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वो पहाड़ी से टकराता है उतनी मर्तबा कमंडल से आमरस निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ सैलाब आ जाता है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। लेकिन तू है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी मर्तबा ये पहाड़ी से टकराता है उतनी मर्तबा इससे आमरस निकलता का निकलता जा रहा है। इसी तरह ये निकलता रहा तो सैलाब आ जाएगा। अब मुझे क्या मालूम था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि सैलाब आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला आमरस के सैलाब में डूब जाता है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस के सैलाब की वजह का अंदाजा होता है, वो उस कमंडल को तलाशने के लिए निकल जाता है। वो सैलाब में चलता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो सैलाब ही आ गया। इस सैलाब को कुछ भी करके मुझे खत्म करना ही होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस के सैलाब को वापस अपने अंदर ले लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में डूब जाएगी। तुमसे गुजारिश है कि इस आमरस को अपने अंदर वापस ले लो। कमंडल सारा आमरस अपने अंदर समेट लेता है और सब कुछ कब्ल की मानिंद हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरा आम का सैलाब ही आ गया था। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु बाबा, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूँ। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लीजिए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूं, लेकिन हाँ, जब भी तुम्हें आमरस पीने का दिल करे तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें बहुत सारा आमरस पिला दूंगा। जी बाबा जी, जब मेरा आमरस पीने का दिल करेगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। लेकिन इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि इंतहाई हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन कोई चीज ज्यादा होने की वजह से हम मुसीबत में आ जाते हैं। जितना है उतने में ही मुतमईन रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु से दुआएं खैर लेकर सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ फरोख्त करने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का दिल करता है तो वो साधु बाबा के पास चला जाता है। वो अपने नेमतों से उसे वो चीज दे दिया करते थे, लेकिन वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का अंजाम देख लिया था। वहीं अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वो अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं।
श्रीधर एक नारियल पानी वाला था। वो गली गली घूमकर नारियल पानी फरोख्त किया करता था। नारियल पानी, नारियल पानी। नारियल पानी फरोख्त करके उसे जो मुनाफा होता उसे वो 2 हिस्सों में बांट देता। घर लौटकर वो सारे पैसे अपनी बीवी के हाथों में रख दिया करता था। ये घर खर्च के लिए और ये कार्तिक के कॉलेज के लिए। अच्छी बात है, मैं ये कॉलेज के पैसे अलग रख देती हूँ। ठीक है। और मीना ने वो पैसे गुल्लक में डाल दिए। अच्छा, अब आपका बुखार कैसा है? कल रात को आपका जिस्म जल रहा था। बुखार गायब हो गया। देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी बात है। अगले माह शिवा का कॉलेज में दाखिला होगा। उससे कब्ल मुझे और पैसे जमा करने हैं। आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। लेकिन आप अपना ख्याल रखना। आजकल आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। तुम भी ना मीना, अब मेरी उम्र हो गई है, तबीयत नरम गरम तो होती ही रहेगी। हाँ वो तो है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इंसान को अपनी तबीयत का खास ख्याल रखना चाहिए। तुम हो ना मेरी तबीयत का ख्याल रखने के लिए। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। तभी कार्तिक घर लौटा। आ गया बेटा, कैसा था आज का दिन? बहुत अच्छा था अब्बा, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं, हंसते खेलते पढ़ाते हैं। आज बहुत मजा आया पढ़ाई करने में। ऐसे ही दिल लगा के पढ़ाई करो और एक रोज बहुत बड़े इंसान बनो। बेशक अब्बा। अब वैसे भी आप उसकी तालीम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसकी तरक्की तो तयशुदा है। ऊपर वाला तुम्हें तरक्की अता फरमाए। मीना और श्रीधर अपने बेटे शिवा को दुआएं दे रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि उसका मुस्तकबिल बहुत ही रोशन हो। लेकिन उन्हें कहाँ इल्म था कि उनकी खुशहाल जिंदगी में तकलीफों का आगाज हो चुका है। रात को सोते वक्त श्रीधर एकाएक जोर जोर से खांसने लगा। उसकी खांसी से मीना और शिवा भी उठ गए। श्रीधर इतना खांस रहा था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। अम्मी, हमें अब्बा को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। हाँ हाँ। शिवा ऑटो ले आया और मीना और शिवा श्रीधर को ऑटो से अस्पताल ले गए। यहाँ डॉक्टर ने श्रीधर की जांच की, श्रीधर को एक इंजेक्शन दिया और वो आराम से सो गया। क्या हुआ है अब्बा को? अभी कुछ नहीं कह सकते, मैंने कुछ जांच लिखे हैं। कल सुबह ये सब करवाने के बाद ही बता सकता हूँ कि इन्हें क्या हुआ है। ठीक है। शिवा और मीना इस बात से खुश थे कि श्रीधर फिलहाल ठीक था। उसकी खांसी रुक चुकी थी और वो आराम से सो रहा था। अगली सुबह डॉक्टर ने श्रीधर की कुछ जांच की, उसके गले की कुछ जांच की और फिर डॉक्टर ने शिवा और मीना को अपने कैबिन में बुलाया। आपके शौहर को थ्रोट कैंसर है। लेकिन कैसे? वो तो पान बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खाते। कैसे, इसका इल्म तो मुझे नहीं, लेकिन ये तय है कि उन्हें गले का कैंसर है। अब हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? जल्द से जल्द उनकी दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए और कुछ रोज के लिए अगर वो घर पर आराम फरमाएं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्या अब हम अब्बा को घर ले जा सकते हैं? हाँ, हमारी सारी जांच पूरी हो चुकी है। ठीक है। शिवा और मीना श्रीधर को घर ले आए। श्रीधर ये सोच सोच कर परेशान था कि उसके दवाइयों का खर्च कहाँ से निकलेगा। अब्बा, कुछ रोज के लिए मैं नारियल पानी फरोख्त करता हूँ, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई आप फिक्र मत कीजिए अब्बा, मैं पढ़ाई और ठेला दोनों संभाल लूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। ठीक है। अगले रोज शिवा सड़क पर नारियल पानी की हाथ गाड़ी लेकर निकला। नारियल पानी, नारियल पानी। कुछ लोग शिवा से नारियल पानी खरीदने लगे। शिवा नारियल पानी का ठेला लेकर 5 सितारा होटल के बाहर पहुंचा। नारियल पानी, नारियल पानी। होटल का एक वेटर वहां था। भाई 10 मलाई वाले नारियल दे दो, किसी को भी खोलना मत। ठीक है। शिवा ने उस वेटर को 10 मलाई वाले नारियल दे दिए और पैसे ले लिए।
शिवा खुश था कि एक साथ 10 नारियल बिक गए। अगले रोज भी शिवा नारियल फरोख्त करते करते 5 सितारा होटल के बाहर गया और उसके आवाज लगाते ही वेटर आ गया। आज 20 मलाई वाले नारियल चाहिए। अच्छी बात है। शिवा ने एक बोरी में 20 मलाई वाले नारियल भर के दे दिए और अपने पैसे ले लिए। ये सिलसिला कई और रोज तक चलता रहा। फिर एक दिन शिवा ने वेटर को पूछा, भाई, इन मलाई वाले नारियलों का तुम करते क्या हो? कोकोनट शेक बनाकर फरोख्त करता हूँ। हमारे कस्टमर्स हैं, बहुत मांग है कोकोनट शेक की। अच्छी बात है। शाम के वक्त शिवा घर लौटा और अपने दोस्त के पास गया। उसके दोस्त के पास मोबाइल फोन था। अरे यार, मेरी एक मदद करोगे क्या? बोलना यार, ये कोकोनट शेक क्या होता है? ये सर्च करके बताना जरा। ठीक है। उसके दोस्त ने कोकोनट शेक का एक वीडियो प्ले किया। शिवा ने वो वीडियो देखा। उसे समझ में आ गया कि कोकोनट शेक कैसे बनता है। फिर शिवा ने अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट गया। अब्बा, मैं नारियल के बदले नारियल का शेक बनाकर फरोख्त करना चाहता हूँ। क्या मतलब? शिवा ने श्रीधर को बताया कि कोकोनट शेक कैसे बनता है। अब्बा, ये बेहद आसान है, लेकिन काफी अच्छी कीमत में फरोख्त होता है। हमें एक नारियल के 30 रुपए मिलते हैं, लेकिन एक कोकोनट शेक का 100 रुपया मिलेगा। क्या तुम ये फरोख्त कर पाओगे? कोशिश तो कर सकता हूँ ना। ठीक है, मैं सुबह कॉलेज जाऊंगा और शाम में कोकोनट शेक फरोख्त करूंगा। इससे हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है। कुछ रोज बाद श्रीधर की तबीयत बेहतर हो गई। वो नारियल पानी फरोख्त करने लगा और शिवा कॉलेज चला गया। शाम को कॉलेज से लौटकर शिवा ने अपना कोकोनट शेक का कारोबार लगाया। ये तुम क्या फरोख्त कर रहे हो? कोकोनट शेक। वो क्या होता है? मलाई वाले नारियल का शेक, सेहतमंद और जायकेदार। ठीक है, एक दे दो। शिवा ने उस शख्स को एक नारियल का शेक बना कर दिया। अच्छा है। उस आदमी के बाद बस एक ही कस्टमर शिवा के ठेले पर आया। इतने घंटे में सिर्फ 2 कोकोनट शेक फरोख्त हुए। मुझे कुछ और करना चाहिए। शिवा मायूस होकर घर लौटा। वो सोच रहा था कि वो और क्या कर सकता है। अब्बा, कुछ तो और करना होगा, लेकिन क्या, जिससे लोग मुतवज्जा हो जाएं। तुमने नींबू पानी वाले को देखा है? ग्लास को जोर जोर से हिलाते और उड़ाते हैं और करतब करते हैं ताकि लोगों का तवज्जो उन पर जाए। हाँ, तुम भी ऐसे ही कोशिश कर सकते हो। और फिर शिवा सोचने लगा कि वो अपने कोकोनट शेक के साथ क्या कर सकता है और आखिरकार उसे तरकीब मिल ही गई। अगली शाम को जब शिवा अपने कोकोनट शेक का ठेला खोला तो उसने लोगों को मुतवज्जा करने के लिए नारियल को उड़ाया और फिर मलाई से नारियल शेक निकालकर उसमें दूर से क्रीम डालने लगा। क्रीम की एक धारा बनने लगी जिसे देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए। मुझे कोकोनट शेक, मुझे भी दो। और उसके करतब को देखने के लिए लोग उससे कोकोनट शेक खरीदने लगे। 2 घंटे में ही शिवा के सारे नारियल फरोख्त हो गए और उसने अच्छी खासी आमदनी कर ली। वो खुशी खुशी घर लौटा और उसने ये खुशखबरी अपने वालिदैन को बताई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं संभाल लूंगा। आपका इलाज भी अच्छे से होगा अब्बा। ऊपर वाला तुझे कामयाबी अता फरमाए। जल्द ही शिवा मशहूर हो गया। शिवा के खुशूसी कोकोनट शेक को पीने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अब शिवा के खानदान को पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। श्रीधर का अच्छे से इलाज हो रहा था। घर में सारी जरूरियात मौजूद थी और शिवा कॉलेज भी जा रहा था। और ये सब शिवा के खुशूसी कोकोनट शेक की वजह से। एक छोटी सी तरकीब ने शिवा के खानदान की जिंदगी बदल दी। आनंदपुर गांव में एक लाला जी थे। उनकी अंगूरों की खेती थी।
उसकी रखवाली उनका नौकर बलदेव किया करता था। लाला जी कभी कभार वहाँ आया करते थे। क्यों बलदेव, सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक है लाला जी। मैंने कल ही फसल में कीटनाशक दवाई छिड़की है। और जो मैंने नए बीज लाए हैं वो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, उन बीजों से बड़े बड़े अंगूर हुए हैं। अच्छी बात है, बड़े अंगूरों से ही ज्यादा कीमत मिलेगी हमें। जी लाला जी। लाला जी ने बलदेव को पगार पर नौकरी दी थी। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसके पास खुद की जमीन नहीं थी। वो लाला जी की जमीन पर किसानी किया करता था और इसके बदले लाला जी उसे तनख्वाह देते थे। रोज शाम को 6 बजे बलदेव अपने घर के लिए रवाना हो जाता। एक रोज की बात है, बलदेव खेत पहुंचा और उसने देखा कि कई सारे अंगूर के गुच्छे गायब हो चुके थे। कल यहाँ बहुत सारे अंगूर के फिलिक थे, अचानक कहाँ गायब हो गए पता नहीं। लगता है मुझे कुछ एहसास हुआ होगा कि यहाँ अंगूर लगे थे। खैर, जाने दो। बलदेव ने ये बात अपने दिमाग में ज्यादा देर नहीं रखी और वो रोज की तरह अपना काम करने लगा और शाम होते ही वो घर के लिए रवाना हो गया। अगले दिन भी वही वाकया हुआ। उसे अंगूरों के खेत में अंगूर के गुच्छे कम नजर आए। ये कैसे हो सकता है? मैंने कल ही यहाँ पर अंगूर के बहुत सारे फिलिक देखे थे। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। लगता है कोई न कोई मेरे अंगूर चुरा रहा है। अगर लाला जी को ये बात पता चल गई तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस चोर को आज रात को किसी भी तरह पकड़ लूंगा। बलदेव ने फैसला किया कि उस रोज की रात वो अंगूरों के चोर को पकड़ के रहेगा। शाम के 7 बजे वो रोज की तरह अपने खेत से निकल तो गया, पर इस बार घर पर नहीं गया बल्कि पास में ही एक बड़ा पेड़ था, उसके पीछे जाकर छिप गया। उसके पास एक लाठी भी थी। आज रात को उस चोर की जमकर धुनाई करूंगा, फिर वो कभी भी मेरे अंगूर चुराने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बलदेव की नजरें अपने खेतों पर ही टिकी हुई थी। आधी रात हो चुकी थी लेकिन चोर अब तक नहीं आया। अभी तक वो चोर आया क्यों नहीं? बलदेव परेशान तो था, फिर भी वो नजर गड़ाए बैठा था। आखिरकार सुबह के 6 बज गए। जैसे ही सूरज की रोशनी आई, कुछ परियां उसके खेत में आईं। बलदेव ने देखा उन परियों ने कुछ अंगूरों के गुच्छे लिए। तो ये परियां हैं जो मेरे अंगूरों को चुरा रही थी। बलदेव दौड़कर अपने खेत के पास पहुंचा। आप सब तो परियां हैं, आप लोग मेरे अंगूर क्यों चुरा रही हैं? तो इस फल को अंगूर कहते हैं। हमारे परी लोग में ये फल नहीं उगते, लेकिन जब हमने इन अंगूरों को चखा हमें ये बहुत पसंद आए, तब से हम इन्हें लेकर खा रहे हैं। लेकिन आपकी वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा क्यों? ये अंगूरों के बाग लाला जी के हैं। लाला जी हर महीने मुझे तनख्वाह देते हैं इन अंगूरों को उगाने के लिए। अगर आप लोग ऐसे ही सारे अंगूर खा जाएंगी तो वो मुझे तनख्वाह नहीं देंगे और नौकरी से भी निकाल देंगे। ओहो, माफी चाहते हैं, हम ये सब नहीं जानते थे, पर हमें ये अंगूर बहुत लजीज लगे। लेकिन हम तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी नहीं कर सकते। हमारे पास एक उपाय है। क्या आप हमारे साथ हमारी दुनिया में आ सकते हैं? आप हमें वहाँ अंगूरों की खेती करना सिखा दें और बदले में हम आपको ढेर सारे सोने के सिक्के दे सकते हैं। सोने के सिक्के? हाँ, और फिर हम हमारे लिए अंगूर उगाना भी सीख जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। बलदेव ने कुछ अंगूरों के बीज लिए। फिर परियों ने बलदेव का हाथ पकड़ा और बलदेव को अपने साथ ले जाने लगी और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ते ही बलदेव भी परियों के साथ हवा में उड़ने लगा। वो परियों के साथ बादलों के ऊपर उड़ने लगा। परियां बलदेव को बादलों के बगीचे में ले आईं। इस बगीचे में बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल उगे थे। ये तो लाजवाब है। बलदेव बगीचे को देखकर खुश हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बिना मिट्टी के ये सब कैसे उग गए। ये बादल जादुई हैं। ये बिल्कुल जमीन की मिट्टी की तरह होते हैं। इस पर जो भी बीज डालेंगे वो धरती के बीज की तरह उग जाते हैं। बलदेव ने उन बादलों पर अंगूर के कुछ बीज डाले और उसके देखते देखते अंगूर फूटने लगे।
काश धरती पर भी ऐसे आसानी से पौधे उगाए जा सकते। अंगूरों के पौधों को रोज पानी देना पड़ता है और तो और इनकी जांच भी करनी पड़ती है कि इनमें कोई कीड़े न लग जाएं। एक परी ने जादू किया और उनके सामने एक छोटा सा बादल आ गया। अब ये बादल इन अंगूरों को पानी देगा। धरती पर पौधों को कीड़े लग जाते हैं, पर यहाँ वैसा नहीं होता। यहाँ मिट्टी नहीं है ना। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। अब हम क्या करें? कुछ नहीं, वक्त पर पानी और अच्छी खुराक देने से ये पौधे अपने आप अंगूर उगाएंगे। बलदेव की बात जारी थी। बस इतनी ही देर में उसे अंगूर का एक गुच्छा नजर आया। वो देखकर परियां बड़ी खुश थीं। वो देखो, अंगूर उग गए। अब हमें धरती पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से ये स्वादिष्ट अंगूर हम खुद ही अपने बादलों पर उगाया करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। परी ने फिर से कुछ जादू किया और बलदेव के हाथ में एक बहुत बड़ा घड़ा था जिसमें सोने के सिक्के थे। इतनी सारी सोने की मोहरें एक साथ देखकर बलदेव की आंखें चौंधिया गईं। हमें जब भी आपकी जरूरत महसूस होगी हम आपसे मिलने आ जाएंगे। हाँ हाँ। परियों ने जादू किया और बलदेव परिलोक से गायब हो गया। वो वापस उसी अंगूरों के खेत में था जिसकी वो रखवाली किया करता था। बलदेव वो मटका लेकर अपने घर पहुंचा। इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से मिले आपको? बादलों पे खेती करने के लिए परियों ने दिया है। परियां? बलदेव ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताया। आपकी ये दोनों बातें सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक तो ये कि हम अमीर बन गए और दूसरी ये कि बादलों पर भी खेती हुआ करती है। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन हकीकत यही है। बलदेव ने एक बड़ा सा घर खरीदा और साथ ही साथ अपनी खुद की जमीन भी। इस जमीन पर उसने भी अंगूरों की ही खेती की। अब उसे पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। वो ऊपर वाले का शुक्रगुजार था। बादलों पर खेती करने से उसकी किस्मत ही बदल गई।